हेलो स्टूडेंट, लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अजीब चीज, मतलब कब कहां से क्या हो जाता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ मैथमेटिक्स बिल्कुल अजीब चीज नहीं है, जरूरत है उसके बेसिक चीजों को समझने की। खासकर अगर हम जेई मेन और जेई एडवांस की अगर बात करें तो लोग बोलते हैं सर सवालों में पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कुछ लगाना पड़ता है, कभी कुछ लगाना पड़ता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर हर चीज के बेसिक्स पे ध्यान दिया जाए और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपका क्लियर किया जाए अच्छे से, तो मुझे लगता है आगे जाके आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। सो आज हम वैसे ही एक बेसिक चीज डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर डिस्कस करते हैं छोटा सा, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बारे में आपने बिल्कुल सुन रखा होता है कि परमुटेशन क्या चीज है, कॉम्बिनेशन क्या चीज है, परमुटेशन कब अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। वैसे तो मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाता हूं पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन गुवाहाटी में, लेकिन आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और मुझे उम्मीद है ये टॉपिक पढ़ने के बाद चाहे कोई भी ये वीडियो देख रहा है उसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो जरूर समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों को अप्लाई कब करना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो तरह की चीजें होती हैं दुनिया में, एक होता है बच्चों परमुटेशन और दूसरा चीज है बच्चों कॉम्बिनेशन। ये दोनों क्या है, दोनों को अप्लाई कब करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 3 पर्सन है, ए बी सी। ये 3 पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। यानी कि ऐसे सोच सकते हो 3 डिफरेंट थिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। तीनों बिल्कुल अलग हैं, हमशक्ल नहीं है, कोई भी जुड़वा नहीं है। ठीक है, 3 डिफरेंट पर्सन ए बी एंड सी। कोई आदमी आता है, कोई पर्सन आता है, थर्ड पर्सन, कोई दूसरा आदमी आता है, वो आके बोलता है कि मुझे यहां से 2 आदमी सेलेक्ट करके दे दो। ठीक है, 2 आदमी मुझे यहां से दे दो। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा 2 आदमी यहां से देना है, 3 आदमी है ए बी सी, मुझे यहां से 2 आदमी देना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैं या तो ए और बी को निकाल के दे दूं उसको, या तो बी और सी को निकाल के दे दूं उसको, या फिर ए और सी को निकाल के दे दूं उसको। यानी कि इसमें से मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं 2 आदमी सेलेक्ट करने का, इसको बोलते हैं बच्चों सिलेक्शन, या फिर उसी का दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन। यानी कि 3 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज कितना है, आइदर ए बी और बी सी और ए सी। यानी कि मेरे पास 3 नंबर ऑफ वेज है और इसका नाम है बच्चों कॉम्बिनेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। यानी कि यहां पे हम सिर्फ चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब बोलोगे सर तो फिर परमुटेशन क्या चीज है। मान लो यही 3 आदमी है ए बी सी, ठीक है, और यहां पे 2 चेयर लगा हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक चेयर दूसरा चेयर। अब कोई आदमी बोलता है कि यहां से 2 आदमियों को सेलेक्ट करो और इस चेयर पे बिठाओ। अब सोचोगे कि अच्छा ठीक है 2 आदमी सेलेक्ट करते हैं, तो एक तो हो सकता है सर ए और बी को सेलेक्ट कर ले और इनको इस चेयर पे बिठाएं। अब इनको इस चेयर पे बिठाने का भी 2 तरीका है, सोच के देखो, ए को इस वाले चेयर पे, बी को इस वाले चेयर पे, एक तरीका। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि बी इस वाले चेयर पे बैठ जाए, ए इस वाले चेयर पे बैठ जाए। यानी कि सिलेक्शन तो एक किया लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 अरेंजमेंट मिल रहा है। वैसे ही सोच के देखो, अगर मैं बी और सी को सिलेक्ट करता हूं, बी और सी को, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 2, बी यहां सी यहां, या फिर सी यहां बी यहां। सिमिलरली ए और सी को करता हूं तो ए यहां सी यहां, सी यहां ए यहां। यानी कि एक सिलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग 2 अरेंजमेंट मिल रहा है। दिस इज परमुटेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, एक के कॉरस्पॉन्डिंग 2 मिल रहा था, टोटल 3 सिलेक्शन थे, तो 3 × 2 टोटल हो गए 6। ए बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। यानी कि टोटल 6 तरीके मिले। और इस जो 6 तरीके ये जो निकल के आ रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों परमुटेशन। और जो पहले वाले केस में 3 आ रहे थे, ए बी, बी सी, सी ए, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। यानी कि जब कॉम्बिनेशन की बात होती है बच्चों, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करते हैं ओनली सिलेक्शन। यानी कि यहां पे हमें चीजों के अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो दिया है सेलेक्ट कर दो, बस खत्म कहानी। कहने का मतलब क्या था सर, जैसे मान लो 3 डिफरेंट चीजें थी ए बी सी, बोला कि इसमें से 2 को सेलेक्ट करना है, 2 को सेलेक्ट करना है आपको। 2 को सेलेक्ट करना है मतलब या तो ए बी कर लो, या तो बी सी कर लो, या तो ए सी कर लो, खत्म। 3 नंबर ऑफ वेज, ये आपका आंसर। या फिर बोल दो कि 3 डिफरेंट चीजों में से 2 को सेलेक्ट करने का 3 तरीका है। या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स इज 3। दिस इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली सिलेक्शन।
इसका अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो सर परमुटेशन क्या चीज है? परमुटेशन क्या है? यहां पे जब भी बात आएगी सिलेक्शन, सबसे पहले देखो सिलेक्शन तो आएगा एंड देयर अरेंजमेंट, यानी कि सिलेक्शन के साथ साथ जब अरेंजमेंट भी मार्केट में आ जाए तो हम उसको परमुटेशन के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे तीन चीजें थी ए बी सी, सोच के देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इनमें से मुझे दो को सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, टू को सिलेक्ट करना है एंड उनको अरेंज भी करना है, तीन डिफरेंट चीजों में से दो को सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ गई? या तो ए बी ले लो, या फिर बी ए ले लो, या फिर ए सी ले लो, या फिर सी ए ले लो, या फिर बी सी ले लो, या फिर सी बी ले लो। कितने तरीके आए टोटल? 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ वेज। और इसी को हम लोग नंबर ऑफ परमुटेशन के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स इज 6। बोलोगे सर ये तो ठीक है, कम चीजें थी तो आपने काउंट कर लिया, 3 चीजें थी, काउंट करने में कितना ही मेहनत लगता है। अगर 50 चीजें आ जाए तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, सोचते हैं। इसको सोचने का एक और तरीका हो सकता है, ध्यान से सुनना। सोचने का तरीका क्या है? तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, 2 को सिलेक्ट करना है, तो तुम एक काम करो, 2 डब्बे बना लो, 2 डब्बे ऐसे। और ऐसे सोचो कि पहले वाले को फिल करने का कितना तरीका। टोटल मेरे पास 3 चीजें हैं, तो पहले वाले को फिल करने के 3 ऑप्शन है, यानी कि 3। अब एक यहां फिल हो चुका, तो दूसरे डब्बे को फिल करने का कितना ऑप्शन है बच्चों? 2। तो ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ वेज आप यहां से भी निकाल सकते हो, दैट इज नथिंग बट 3 × 2 दैट इज 6। मैं सिर्फ अभी परमुटेशन की बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन के पास थोड़ी देर बाद आता हूं मैं। यानी कि 3 डिफरेंट चीजों में से 2 को सिलेक्ट करके अरेंज करने का जो तरीका है, यानी कि 6 है, 6 नंबर ऑफ वेज। अब बोलोगे सर चीजें अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? मान लो इस कॉम्बिनेशन को थोड़ी देर के लिए डब्बे में रखो, मान लो मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। अब एक्चुअल फॉर्मूले को मैं डिराइव कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और इसमें से r डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करना है और साथ में उनको अरेंज भी करना है, तो कॉन्सेप्ट मैं वही लगाता हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? मैं r डब्बे ले लेता हूं। कितने डब्बे ले लिए इस बार मैंने? r, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये आरत है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज आरत। r डब्बे मैंने ले लिए। अब देखो मेरे पास n डिफरेंट चीजें थी, तो पहले प्लेस को भरने का तरीका होता है n। सिमिलरली दूसरे प्लेस को फिल करने का तरीका n-1, चूंकि एक तो यहां आ चुका है। तीसरे प्लेस को फिल करने का तरीका n-2। ऐसे डॉट 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 कहानी चलता जाता जब मैं यहां पहुंचता, तो ध्यान से देखो, जब फर्स्ट प्लेस था तो n आया, सेकंड प्लेस पे n-1 आया, थर्ड प्लेस पे n-2, थर्ड पे n-2, सेकंड पे n-1, यानी कि जो प्लेस है उससे एक कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब rth प्लेस पे पहुंचूंगा तो ये पहुंचने वाला है n-r-1। सही है बात? अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ परमुटेशन, जो भी बोल दो आप, कितना निकल के आ जाएगा भाई? सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सबको। क्या हुआ? n × n-1 × n-2 डॉट 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 n-r-1, यहां तक पहुंच गया। अब ये फॉर्मूला क्या है? देखने में गंदा लगता है, मजा नहीं आता है इसको देख के, फील नहीं आता है। तो क्या करें सर इसका? क्या करें? एक और काम करते हैं, ध्यान से सुने। इसको मैंने लिखा n × n-1 × n-2 × डॉट 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 n-r-1, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो। तो n सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n पहले 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, बढ़ता जा रहा है। तो n-r-1 के बाद आता है n-r, उसके बाद आता है n-r+1, ऐसे चलता रहता। कहां तक जाता है ये? कभी ना कभी n क्या है? n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, तो कभी ना कभी तो 8 9 हटेगा और ये वैल्यू घट के 1 बन जाएगा। तो ये डिक्रीज होता कभी ना कभी 2 × 1 ऐसे पहुंच जाएगा ये। अब मैंने किया क्या? ओरिजिनल एक्सप्रेशन में ये जो एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है तुमको, ये वाला एक्स्ट्रा टर्म, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस वाले चीज से मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी कि नीचे मैं ले आया n-r, ठीक, इंटू n-r+1, ऐसे डॉट 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 कहां तक? 2 1 1 तक ये पहुंच गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, घटता 1 तक पहुंच गया। यानी कि याद करो, जैसे 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या बन जाता है? फैक्टोरियल 5। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या बन जाता है? फैक्टोरियल 6। वैसे ही n डिक्रीज होके 1 तक जा रहा है, तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल n बोल सकता हूं? यस। डिवाइडेड बाई n-r, देखो डिक्रीज होके 1 तक जा रहा है, तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल n-r बोल सकता हूं? यस। और ये बन गया आपका npr। इसी को जो नाम दिया गया बच्चों, दिस इज npr। और npr को बोलते क्या है? एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है इसका? नंबर ऑफ परमुटेशन
नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, यानी कि n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को एक साथ लेके सिलेक्ट करके और उनको अरेंज करने का जो तरीका है दैट इज NPR। और NPR का वैल्यू कितना है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो NPR इक्वल टू क्या मिल गया अपने को? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब इस फॉर्मूले को चाहो तो यूज कर लो। जैसे हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे A B C, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा 3 ऑब्जेक्ट थे, यहां से 2 को सिलेक्ट करना था, 2 को। तो ध्यान से देखो तो n का वैल्यू हो गया 3 और r का वैल्यू हो गया 2, और अगर ये वैल्यू रखते हो तो तुमको मिलेगा 3p2 का वैल्यू। इसका मतलब समझना जरूरी है, 3p2 को देख के कभी डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि 3 डिफरेंट चीजों में से 2 डिफरेंट चीजों को सेलेक्ट किया गया है और उनको अरेंज किया गया है, तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या है उसकी बात की जा रही है। यानी कि 3p2 फॉर्मूले में अगर उठा के रखो तो ये मिलता है फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इज 1। ये वैल्यू देखो 6 आता है, 6 नंबर ऑफ परमुटेशंस। बात समझ में आती है? अब इसमें एक केस और बनता है, स्पेशल केस क्या है कि अगर r का वैल्यू n हो जाए, r का वैल्यू n हो जाए, कहने का मतलब जैसे कि ये 3 आदमी है, ठीक है, A B C, कोई बोले कि तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके अरेंज करना, यानी कि A B C को एक साथ अरेंज करने का तरीका हमें निकालना है, कितना होगा? तो तुम खुद से सोच सकते हो वैसे तो, A B C या फिर A C B या फिर B A C या फिर B C A या फिर C A B या फिर C B A। कितने टोटल तरीके आ रहे हैं चेक करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे R के जगह पे N अगर रख दिया जाए, R के जगह पे N, तो तुमको मिलता है NPN। NPN का मतलब क्या है? NPN का मतलब है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। NPN, इसका वैल्यू यहाँ पे रखो तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r के जगह n रख दिया जाए तो n माइनस n फैक्टोरियल, और ये हो गया फैक्टोरियल 0। सो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 इज 1, सो वैल्यू इज फैक्टोरियल n। सो फैक्टोरियल n का मतलब क्या? आज के बाद कभी भी फैक्टोरियल n दिख जाए तो इसका मतलब क्या समझोगे? n डिफरेंट चीजों को एक साथ आपस में अरेंज करने का तरीका, यानी कि NPN को हम आज के बाद फैक्टोरियल n के नाम से भी जानेंगे, n के नाम से भी जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 चीजें थी आपके सामने A B C, बोले कि इनको आपस में सेलेक्ट अरेंज करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, तो तुम बोलोगे सीधा 3 है, तो नंबर ऑफ जो परमुटेशन होगा दैट विल बी नथिंग बट फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल। वैसे ही 5 चीजें आ जाए, सपोज A B C D E ऐसे आ गई, इन 5 चीजों को आपस में अरेंज करना है, सेलेक्ट भी करना है और साथ में सबको एक साथ अरेंज करना है, तो 5 है, n के जगह पे 5 आ गया, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 3 2 1, दैट इज हाउ मच? 120। यानी कि 120 नंबर ऑफ वेज है 5 चीजों को आपस में एक साथ अरेंज करने का। यानी कि n डिफरेंट चीजें अगर आती हैं और आपसे अगर नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा जाए तो आप सीधा फैक्टोरियल n बोल सकते हो। बात समझ में आती है? अब यहां से हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी मैं डिराइव कर देता हूं आपके सामने, ध्यान से सुने। n में से r को सेलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? n में से r को सेलेक्ट करना है, यानी कि n चीजें हैं, इसमें से आपको r चीजों को सेलेक्ट करना है, ओनली सेलेक्ट, ओनली। तो इसको डिनोट करते हैं बच्चों NCR से। NCR का मतलब क्या है? ओनली सिलेक्शन। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? ध्यान से सोचो। परमुटेशन में हम जानते हैं सिलेक्शन भी आता है और साथ में अरेंजमेंट भी आता है, जबकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आता है। तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं परमुटेशन का एक पार्ट है। मतलब अगर मैं NPR की बात करूं, तो NPR में क्या है? सबसे पहले तो सिलेक्शन है और साथ में उनका अरेंजमेंट है। ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहले तो सिलेक्शन है फिर उनका अरेंजमेंट है। यानी कि मैं NPR, n में से r को सेलेक्ट करके अरेंज करने का जो तरीका है मैं उसको लिख सकता हूं, सबसे पहले उनका सिलेक्शन NCR मल्टीप्लाइड बाई ये r चीजें तुमने सेलेक्ट की हैं, अब उनका अरेंजमेंट। और हमने अभी अभी पढ़ाया कि n चीजों का आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल n होता है, तो r चीजों का आपस में अरेंजमेंट क्या होगा? फैक्टोरियल r हो जाएगा। तो हम NPR को क्या लिख सकते हैं? NCR मल्टीप्लाइड बाई r का आपस में अरेंजमेंट, दैट इज फैक्टोरियल r। यानी कि NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल r। तो यहां से आप ध्यान से देखो तो आपको NCR का वैल्यू मिल जाता है कितना? NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r। और NPR का वैल्यू कितना था भाई?
NPR का वैल्यू था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, तो साथ में एक फैक्टोरियल r और आ गया, और ये मिल जाता है आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। क्या मेरी बात समझ में आती है? शायद हाँ। ये देखिए, कहने का मतलब अगर तीन चीजें होती, तीन चीजें फॉर एग्जांपल तीन चीजें अगर होती A B C, ठीक, इसमें से बोलता कि दो को सेलेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ, ओनली सेलेक्ट, तो मैं फॉर्मूला लगाता, n का वैल्यू हो जाता 3 और r का वैल्यू हो जाता 2, यानी कि मुझे वैल्यू निकालना था 3C2 का, और NCR का वैल्यू होता है बच्चों फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सो आई कैन राइट फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी कि वैल्यू देखो तो फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 2 हो गया 2 और 3 माइनस 2 हो गया 1, 2 से गया 3, तो ये वैल्यू आता है 3, जो कि हमने वहां पे देखा भी था जब तीन डिफरेंट चीजें थी A B C, तो वहां से दो को सेलेक्ट करने का तरीका क्या था, या तो A B को लिया था, या तो B C को लिया था, या तो A C को लिया था, यानी कि तीन तरीके थे, और ये तीन तरीके आपको ये फॉर्मूले से भी फील आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब एक बात का इसमें जो ध्यान रखना है, ये जो जितनी भी चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर डिफरेंट थिंग्स, जब सारी की सारी चीजें क्या हो, डिफरेंट हो। किसी आइडेंटिकल चीजों का हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। जब आदमियों की बात कर रहे हैं तो हमने कंसीडर किया कि कोई भी आदमी आपस में हमशक्ल नहीं है। सो दिस इज ओनली फॉर डिफरेंट थिंग्स। अब सवाल आता है, तुम्हारे मन में भी सवाल आ सकता है कि सर अगर चीजें आइडेंटिकल आ जाएं तो क्या करें? ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है, फील आज मैं आपको दिलाता हूं। हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर चीजें जो हैं आइडेंटिकल ना हुई तो क्या हुआ। जैसे अभी तक जो हमने फॉर्मूला जो भी देखा, NPR NCR का फॉर्मूला देखा, अगर n डिफरेंट चीजों का एक साथ अरेंजमेंट करना है तो दैट इज फैक्टोरियल n। लेकिन क्या चीजें अगर आइडेंटिकल आ जाएं क्या तब भी सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, यानी कि उसमें कुछ आइडेंटिकल चीजें भी आ रही हैं। इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एक एनिमेशन दिखा रहा हूं मैं आपको। मान लो ये एक जो बास्केट आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट्स हैं, टोटल n फ्रूट्स हैं यहाँ पे। इन टोटल n फ्रूट्स में से ध्यान रखो कि मान लो कि इसमें से P जो है, P मैंगो है, P मैंगोज यहाँ पे है, आइडेंटिकल मैंगोज। Q एप्पल्स है, R बनाना है, यानी कि P नंबर ऑफ मैंगोज है, Q नंबर ऑफ एप्पल्स है और R नंबर ऑफ बनानाज है, और बाकी और डिफरेंट फ्रूट्स हैं। टोटल मिला के यहाँ पे n फ्रूट्स हैं इस बास्केट में। अब मेरे से पूछा कि इन n फ्रूट्स का नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? क्या फैक्टोरियल n होगा? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल फैक्टोरियल n नहीं होगा। तो लेट अस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस एज्यूम कि नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो x है, मुझे नहीं पता कितना होगा, मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो किसके बराबर है? x के बराबर है, इस पूरे डब्बे का, यानी कि इस पूरे टोकरी का, फ्रूट्स का जो टोकरी है। अब देखो, निकालने का एक सिंपल तरीका ढूंढते हैं। क्या करते हैं हम, जो हमारे पास P नंबर ऑफ मैंगोज था, P नंबर ऑफ मैंगोज, ऐसा मन में ख्याल आया कि इन P मैंगोज को हटाया, आइडेंटिकल मैंगोज को, और P डिफरेंट फ्रूट्स यहां पे डाल दिया, या फिर P डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि P मैंगोज को, ऐसे सोचो, P डिफरेंट मैंगोज से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा? क्या न्यू परमुटेशन अभी जो होगा क्या वो बदल जाएगा? यस, न्यू परमुटेशन जो आएगा वो कितना आएगा? सोचने वाली बात है। पहले तो x था, अब उसमें क्या हुआ, P आइडेंटिकल मैंगो जो था वो रिप्लेस हो गया P डिफरेंट मैंगो के साथ, तो साथ में P का अब अरेंजमेंट भी आएगा। आइडेंटिकल चीजों का आपस में अरेंजमेंट नहीं होता है, एक मैंगो दूसरा मैंगो, ठीक है, कौन अगर दोनों आइडेंटिकल है तो मैं इनका अरेंजमेंट नहीं कर सकता हूं, कौन किससे डिफरेंस है पता ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होता है, एक छोटा मैंगो होता, एक बड़ा मैंगो होता, तो एक बार छोटा मैंगो इधर, बड़ा मैंगो इधर, एक बार छोटा मैंगो इधर, बड़ा मैंगो इधर। इनका अरेंजमेंट पॉसिबल है कब? जब ये डिफरेंट होंगे तब। आइडेंटिकल चीजों का आपस में अरेंजमेंट नहीं होता है। तो मैंने किया क्या, P आइडेंटिकल मैंगोज को रिप्लेस कर दिया मैंने P डिफरेंट मैंगो के साथ, तो साथ में उन P मैंगोज का भी अरेंजमेंट आ जाएगा। हम जानते हैं n डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल n होता है, तो P डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल P, पहला केस। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो Q एप्पल्स आपको दिखाई दे रहा है, Q एप्पल, इन Q एप्पल को हटाया, आइडेंटिकल एप्पल्स को, और उसके जगह Q डिफरेंट एप्पल डाल दिया, या फिर Q डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डाल दिया। तो अब न्यू परमुटेशन क्या होता? ये करने के बाद सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, न्यू परमुटेशन अभी कितना हो जाता बच्चों? सोचो, न्यू परमुटेशन पहले चल रहा था x इंटू फैक्टोरियल P, अभी क्या किया, Q एप्पल को रिप्लेस कर दिया है, तो उन Q का भी आपस में अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल Q। सिमिलरली जो R बनाना है उसको हटाओ और R डिफरेंट बनाना के साथ रिप्लेस कर दो। तो थर्ड स्टेप पे जो न्यू परमुटेशन निकल के आएगा, न्यू परमुटेशन वो कितना आएगा?
दैट विल बी x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। अब टोकरी को देखो ध्यान से। अब इस टोकरी में, इस बास्केट में क्या हुआ, p आइडेंटिकल मैंगो p डिफरेंट मैंगो बन गया, q आइडेंटिकल एप्पल जो था वो q डिफरेंट एप्पल बन चुका है, और r आइडेंटिकल जो बनाना थे वो r डिफरेंट बनाना से रिप्लेस हो चुके हैं। और टोटल टोकरी में फ्रूट्स कितना था, n, यानी कि इस टोकरी में अभी टोटल n के n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n के n डिफरेंट फ्रूट्स हैं। यानी कि अब इस डब्बे का n जो तुमको फ्रूट्स दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, और n डिफरेंट चीजों का परमुटेशन हमें पता है कितना होता है, फैक्टोरियल n। यानी कि ये जो क्वांटिटी है x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, दिस मस्ट बी इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्योंकि n डिफरेंट चीजों का परमुटेशन हमें पता है फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। अब यहां से जो एक बात समझ में आती है वो क्या आती है, वो ये आती है बात समझ में कि अगर सारी चीजें डिफरेंट हों तो सिंपली फैक्टोरियल n चीजों में, लेकिन अगर उन n चीजों में कुछ आइडेंटिकल चीजें आ रही हों तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाए। सर समझ में नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने बोला कि रैंडम, देखो एक वर्ड ले रहा हूं मैं, रैंडम, किसी ने बोला इनको, इनके लेटर्स को अरेंज करके टोटल कितना वर्ड बना सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ध्यान से देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, कोई भी दो सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स सीधा हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब तुमको पता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 20 60 120 120 इंटू 6 720। इतने नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल है या इतने नंबर ऑफ परमुटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर यही सवाल पूछ लिया जाए कि एक वर्ड है बच्चों मैथमेटिक्स, और तुमको बोले कि इसके सारे लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हो, तो इस बार जो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखोगे भाई ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, टोटल पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि फैक्टोरियल 11 तो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई आइडेंटिकल देखो कौन कौन है, m कितनी बार आ रहा है, m 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए नीचे एक फैक्टोरियल 2 दे दो। a के बारे में देखो तो 1 2 बार a आ रहा है, a 2 बार आ रहा है तो नीचे फैक्टोरियल 2 दे दो। और देखो कौन, t के बारे में सोचो, 1 2 बार t आ रहा है तो एक नीचे और फैक्टोरियल 2 दे दो। और देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या, h रिपीट नहीं हो रहा है, e नहीं हो रहा है, i नहीं हो रहा है, यानी कि इस बार तुम्हारा आंसर ये होगा फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। मतलब अगर चीजें कंप्लीटली डिफरेंट है, सारे के सारे जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, तो सिंपली उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। अगर उनमें कुछ आइडेंटिकल चीजें आ रही हैं तो जितनी बार आ रही हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड, m 2 बार आया डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, a 2 बार आया डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, t 2 बार आया डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। यानी कि इस मैथमेटिक्स के टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को यूज करके जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं हम, दैट इज फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। दिस इज आंसर। क्या मेरी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये चीजें क्या है, सारे के सारे लीनियर अरेंजमेंट्स हैं। हम एक रो में अरेंज कर रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दे आर लीनियर अरेंजमेंट्स। हम बात कर रहे हैं अगर चीजें सर्कुलर में आ जाए तो क्या होगा, क्या कहानी अभी भी सेम रहेगा? लेट्स चेक। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो क्या था, लीनियर परमुटेशन। हमने n डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट देखा। n डिफरेंट चीजों को अगर हम लीनियरली अरेंज कर रहे हैं, एक रो पे अरेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू निकल के आता है फैक्टोरियल n। अब सवाल आता है, किसी के मन में आ भी सकता है कि अगर इन्हीं n डिफरेंट चीजों को एक सर्कल पे अरेंज किया जाए, जैसे हमने 4 आदमी लिया था, ऐसे बिठा रहे थे हम, कोई बोले कि उस 4 आदमी को एक सर्कल पे बिठाओ, तो क्या होगा? क्या आंसर अभी भी फैक्टोरियल 4 आएगा? यानी कि n डिफरेंट चीजों का क्या सर्कुलर परमुटेशन फैक्टोरियल n आएगा या कुछ और आएगा? हम बात करने जा रहे हैं उसकी। तो ध्यान से सुने, हमारा टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। इसको समझाने के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो 4 आदमी है, ये एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, यहां पे 4 आदमी है, A B C D। लेट अस अज्यूम 4 आदमी बैठा है, A B C D एक सर्कुलर टेबल पे बैठा है, और इन्हीं 4 आदमियों को मैं लिनियरली बिठा रहा हूं, A B C D। ध्यान से समझना, सर्कल पे बिठाया, A B C D A B C D, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस सर्कल वाले को देखो, सबको एक एक सीट स्लाइड करवा रहा हूं मैं, समझ रहे हो बात को? यानी कि A को भेज रहा हूं B के प्लेस पे, B को भेजा C के प्लेस पे, C को भेजा D के प्लेस पे, D को भेजा A के प्लेस पे। यानी कि सबको ऐसे सोचो कि एक एक सीट जो है उनको शिफ्ट कर दिया, एक एक सीट शिफ्ट कर दो। देखो दूसरा पोजीशन ये मिल रहा है, तीसरा पोजीशन ये मिल जाएगा, और चौथा पोजीशन ये मिलेगा। इसके बाद अगर एक सीट और स्लाइड करूं तो वापस से मैं पहले वाले पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता हूं।
आप सोच रहे हो कि सर क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या आप? नहीं, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। कहानी बहुत सिंपल है। 4 बार इनको शिफ्ट कर सकता हूं, 1 2 3 4, इसके बाद करूंगा तो वापस वही कहानी। अब इन लीनियर अरेंजमेंट में देखो 4 आदमी ए बी सी डी, यहां भी सेम काम करता हूं, सबको एक एक सीट स्लाइड कर रहा हूं, एक एक प्लेस। ए को भेजा बी के जगह पे, बी को सी के जगह पे, सी को डी के जगह पे और डी को लेके आया ए के जगह पे। अगर सेम काम रिपीट करूं तो 1 2 3 और ये देखो 4, यानी कि इस 4 के बाद वापस वही कहानी मिल जाएगा। अब इन दोनों को देखो ध्यान से और सोचने की कोशिश करो। जो पहला वाला तुमको दिख रहा है, पहला वाला, क्या वो चारों डिफरेंट अरेंजमेंट है? मैं बोलूंगा नहीं। डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब है अपने सीट से छेड़छाड़ करना, यानी कि वो आदमी जहां बैठा हुआ है वहां से उठाना और किसी दूसरे प्लेस पे उसको शिफ्ट करना। तुम पहले वाले को देखो और दूसरे वाले को देखो, क्या यहां से वहां पहुंचने के लिए मुझे इनके जगह में छेड़छाड़ करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं चाहूं तो टेबल थोड़ा सा घुमा दूं, अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा बदल दूं, तब भी हो सकता है। सर्कुलर टेबल है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, तो लग रहा है ये कुछ नहीं हो रहा है, टेबल घूम रहा है। यानी कि किसी आदमी को अपने जगह से हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है। यानी कि ए के एंटी क्लॉकवाइज में बी है, तो अभी भी देखो ए के एंटी क्लॉकवाइज में बी है। यानी कि ये जो चारों तुमको दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, ये चारों डिफरेंट नहीं है, चारों के चारों सेम है, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो 4 लीनियर अरेंजमेंट बन रहे हैं ये चारों डिफरेंट हैं। क्योंकि अगर पहले वाले से दूसरे वाले पोजीशन पे जाना है तो उनके सीट को फेर बदल तो करना पड़ेगा, अपने जगह से उनको हिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब समझाना क्या चाहता हूं मैं, कि ये 4 जो सेम तुमको दिख रहा था, 4 डिफरेंट तुमको जो दिखाई दे रहा था, वो चारों सर्कुलर सेम है। यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको सिर्फ एक सर्कुलर मिला, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने लीनियर अरेंजमेंट मिले? 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट मिले। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब 4 डिफरेंट थिंग्स थे तो इनके लिए हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? 4 लीनियर अरेंजमेंट, या फिर ऐसे सोचो 4 लीनियर डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट corresponding to 1 सर्कुलर अरेंजमेंट। यानी कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट मिले, जब नंबर ऑफ डिफरेंट चीजें कितने थे? 4 थे। एक सर्कुलर है, ये चारों सेम है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 4। अब 4 की तो बात करनी नहीं, हमें बात करनी है अगर n डिफरेंट चीजें होती तो क्या होता। फॉर n डिफरेंट चीजें, फॉर n डिफरेंट थिंग्स, मैं इनको एक सर्कल पे अरेंज करना चाहता हूं और नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना चाहता हूं। बहुत सिंपल सी बात है। लेट मान लिया नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन जो है, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन वो कितना है बच्चों? मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन x है। कितना आएगा मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x है। अब ध्यान से सुनना, जब 4 डिफरेंट चीजें थी तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 4 लीनियर अरेंजमेंट मिल रहे थे, एक के कॉरस्पॉन्डिंग 4। तो अगर n डिफरेंट चीजें हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 सर्कुलर अरेंजमेंट इक्वल टू हाउ मच लीनियर अरेंजमेंट? ध्यान से सुनना, जब 4 डिफरेंट चीजें थी तो एक सर्कुलर के कॉरस्पॉन्डिंग 4 लीनियर। तो अगर n डिफरेंट चीजें हैं तो एक सर्कुलर के कॉरस्पॉन्डिंग कितने? n लीनियर अरेंजमेंट, n लीनियर अरेंजमेंट एक सर्कुलर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मेरे पास टोटल सर्कुलर कितना था? मैंने माना है टोटल सर्कुलर मेरे पास x है, तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितना आता? टोटल लीनियर अरेंजमेंट इक्वल टू, मैं लिख सकता था, देखो एक के कॉरस्पॉन्डिंग n है तो x के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होता? n मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है। अब टोटल लीनियर अरेंजमेंट मुझे पहले से पता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n के लिए टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट हुआ करता है फैक्टोरियल n। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। इट मस्ट बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहां से देखो तो x का जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n। और ध्यान से सोचो तो फैक्टोरियल n को अपन लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे एक n है, ये n से n शहीद हो गया। यानी कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन जो x का वैल्यू आ गया बच्चों दैट इज फैक्टोरियल n माइनस 1। ये कहानी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर 4 डिफरेंट चीजें हैं, 4 डिफरेंट चीजें हैं, 4 डिफरेंट थिंग्स, ठीक, इनको अगर हम लीनियर अरेंज करें, लीनियर परमुटेशन की अगर बात करें तो इनका जो लीनियर परमुटेशन निकल के आएगा दैट विल बी फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल का 4 मतलब, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24 नंबर ऑफ वेज। यानी कि 4 डिफरेंट चीजों को लीनियरली अरेंज किया जाए तो 24 तरीकों से मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर इन्हीं 4 चीजों को सर्कुलर अरेंज करूं मैं, सर्कुलर परमुटेशन,
सर्कुलर परमुटेशन। तो मैं लिखने वाला हूं फैक्टोरियल n-1, n के जगह पे 4 था तो फैक्टोरियल 4-1, दैट इज फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है बच्चों 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ वेज, और यहां पे था 24 नंबर ऑफ वेज। यानी कि अगर 4 डिफरेंट चीजें हैं उनको अगर लीनियरली अरेंज किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेज 24 होंगे, जबकि अगर उन्हीं 4 चीजों को नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन के फॉर्म में देखा जाए, कितने तरीके से हम एक सर्कल पे बिठा सकते हैं, आंसर होगा 6। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, यानी कि n डिफरेंट चीजों का लीनियर परमुटेशन फैक्टोरियल n होता है, जबकि n डिफरेंट चीजों का सर्कुलर परमुटेशन जो होता है दैट इज फैक्टोरियल n-1। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी थोड़ी सी और खींचेगी। अब इन सर्कुलर परमुटेशन में एक दिक्कत होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। वो क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की सर्कुलर परमुटेशन की, अगर n डिफरेंट चीजें हो तो लीनियर अरेंजमेंट फैक्टोरियल n होता है, लेकिन अगर उन्हीं n डिफरेंट चीजों को सर्कल पे अरेंज किया जाए तो फैक्टोरियल n-1 होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, ये हमेशा फैक्टोरियल n-1 हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो, चीजों को बहुत बेसिक, बहुत गहराई से जानना बहुत जरूरी है, वरना मजा नहीं है मैथमेटिक्स का, फिर मैथमेटिक्स वही रटने वाली चीज हो जाएगी। अब बोलोगे सर ये फैक्टोरियल n-1 और कहां चेंज हो जाएगा? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, 2 एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं कंसीडर कर रहा हूं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट था। बोलोगे सर डिफरेंट कैसे था? ये तो आपने बताया नहीं। चलो अभी बताते हैं। मान लो ये 4 आदमी तुमको दिख रहा है, ये सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है, यहां पे 4 आदमी है, ए बी सी डी, ये चारों डिफरेंट आदमी है, ए बी सी डी। ए के एंटी क्लॉकवाइज में देखो बी है, बी के एंटी क्लॉकवाइज में सी है, सी के एंटी क्लॉकवाइज में डी है। एक तो ये, और एक अरेंजमेंट मैं तुमको और दिखा रहा हूं इन्हीं चारों का, जहां पे ए यहां है और इसके क्लॉकवाइज में बी है, इस बार क्लॉकवाइज में बी, क्लॉकवाइज में सी, क्लॉकवाइज में डी, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है और ये जो है ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। ओके, सर्कुलर अरेंजमेंट की जब भी बात करते हैं तो क्या मैटर करता है वहां पे? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों डिफरेंट है, सिर्फ इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, इसी के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, मैटर क्या करता है? इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होना। सोच के देखो, ए बी सी डी, सोच के देखो, मैंने क्या बोला था? डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? चीजों को अपने जगह से डिस्प्लेस करना। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है, इस अरेंजमेंट से अगर इस अरेंजमेंट में पहुंचना है, तो क्या मुझे इनके सीट को आपस में चेंज करना पड़ेगा? क्या आदमी को उठा के एक जगह से दूसरे जगह करना पड़ेगा? बी और डी के लोकेशन को आपस में चेंज करना पड़ेगा, वरना मैं यहां से यहां नहीं पहुंच सकता। तो ये दोनों बिल्कुल क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। बात समझ में आती है? ये दोनों डिफरेंट है। अब इसी केस को मैं तुमको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक गार्लैंड है, फूलों की माला है, एक यहां पे तुमको एक दिख रहा है, एक फूलों की माला है, इसमें 4 डिफरेंट कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, मान लो येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऐसे 4 फ्लावर लगे हैं डिफरेंट। एक बार क्या है, येलो के एंटी क्लॉकवाइज में ग्रीन है, एंटी क्लॉकवाइज में ब्लू, एंटी क्लॉकवाइज में पिंक। अब इसी अरेंजमेंट को दूसरा देखो, येलो, ये ग्रीन यहां आ गया, और ये पिंक जो था यहां पे, ये पिंक यहां चला गया, यानी कि येलो, पिंक, ब्लू और ग्रीन। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो क्या मुझे फ्लावर के लोकेशन को चेंज करने की जरूरत है? सोचने वाली बात है। यहीं से समझ में आएगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है या डिफरेंट होता है, और अगर डिफरेंट होता है तो क्या होता है, सेम होता है तो क्या होता है। यहां से यहां जाने के लिए, चारों आदमी में देखो, यहां से यहां जाने के लिए बिल्कुल इनके पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत थी। ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट थे। लेकिन अगर इन दोनों की बात करूं, जरा ध्यान से देखो, ये फ्लावर तुमको दिख रहा है, अगर इस फ्लावर को उल्टा कर दूं तो क्या मुझे ये वाला मिल जा रहा है? चेक करके देखो। यानी कि यहां से यहां जाने के लिए मुझे फ्लावर के पोजीशन में छेड़छाड़ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। मैंने क्या किया? सिर्फ साइड ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल दिया। मैं फ्लावर को अभी इस साइड से देख रहा हूं, मैं फ्लावर को उल्टा करके इधर से देखने लग गया, तो यहां से ये मिल गया मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये दोनों डिफरेंट है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट सेम है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब होता है, सर मैं बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी के पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करना। जबकि मैं यहां से यहां जाने के लिए किसी फ्लावर के पोजीशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इनके साइड ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज कर रहा हूं। एक बार इधर से देख रहा हूं तो कुछ दिख रहा है, दूसरी तरफ से देख रहा हूं तो दूसरा वाला दिखने लग जा रहा है। मतलब ये दोनों सेम अरेंजमेंट है। यानी कि वो केस, बोलोगे सर इन दोनों में क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें मैं दोनों साइड से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता हूं। अगर ये आदमी बैठा है इस तरह से तो मैं इसके दूसरे तरफ से जाके नहीं देख सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां से यहां जाने के लिए आदमी के पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करना ही पड़ेगा। ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों सेम। यानी कि वो केसेस जहां पे
वो केसेस जहां पे मैं ऑब्जर्वेशन दोनों तरह से कर सकता हूं, एक साइड से भी कर सकता हूं, दूसरे साइड से भी कर सकता हूं, उनको बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। जैसे कि वो फ्लावर वाला केस था, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ACW फॉर एंटी क्लॉकवाइज आर सेम। और अगर ये दोनों सेम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, गार्लैंड हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, नेकलेस हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा, और भी आ सकता है। स्पेशली इनकी बात कर रहे हैं, यानी कि इसके पहले जो हमने केस डिस्कस किया था जिसमें आंसर फैक्टोरियल n-1 आया था, वो क्या था, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। वो कौन सा केस था, जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, यानी कि ये 4 आदमियों का केस पकड़ लो तुम, ठीक है। इस केस में अगर n डिफरेंट चीजें थी, n डिफरेंट थिंग्स अगर थे, तो इनका नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितना निकल के आया था, वो हमने देखा था। ये वैल्यू आया था सर फैक्टोरियल n-1 आया था। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक अरेंजमेंट मिल रहा है, यानी कि हर दोनों जो होगा, हर दो जो होगा वो आपस में सेम हो जाएगा, क्योंकि उनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो गया। कैसे पहचानना है, जब ऑब्जर्वेशन हम बोथ साइड से कर सकते हैं, इन केस ऑफ गार्लैंड, इन केस ऑफ नेकलेस एटसेट्रा, ऐसे जितने भी केसेस आएंगे, माला बनाओ, नेकलेस बनाओ, इन सब के केस में। तो इन केसेस में क्या हो रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है, उसका आधा हो जाता है। यानी कि अगर डिफरेंट होता तो आंसर फैक्टोरियल n-1 आता, लेकिन अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाए तो n डिफरेंट थिंग्स के लिए जो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन होगा, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जितना होना चाहिए उसका आधा, यानी कि फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। कैसे सवाल सर, किसी ने बोला, वही सवाल मैं यहां पे अब इससे कर देता हूं, उसने बोला कि 4 पर्सन है, 4 पर्सन मतलब 4 आदमी, और 4 डिफरेंट आदमी, कोई हम शकल नहीं है, 4 पर्सन अराउंड अ राउंड टेबल, इनको अरेंज करना है। आपसे बोला नंबर ऑफ वेज कितना होगा, मैं बोलूंगा सर फैक्टोरियल 4-1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आदमी के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट होता है, दोनों सेम नहीं होता है। तो आंसर विल बी फैक्टोरियल 4-1, दैट इज फैक्टोरियल 3, दैट इज 6 नंबर ऑफ वेज, यानी कि 6 तरह से मैं बिठा सकता हूं। लेकिन अगर कोई बोलता कि 4 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, क्या है भैया, 4 डिफरेंट फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, एक माला में इनको अरेंज करना है, फूलों की एक माला बनानी है 4 डिफरेंट फ्लावर्स को लेके, तो बोले कि नंबर ऑफ गार्लैंड कितना होगा या नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, क्या बोलोगे, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि फूलों की माला के केस में बोथ साइड से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर कंप्लीटली सेम। सो आंसर विल बी फैक्टोरियल 4-1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 नंबर ऑफ वेज। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो ये कहानी था, हमने क्या क्या डिस्कस किया आपके सामने। सबसे पहले समझा परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, चीजें डिफरेंट हो तो परमुटेशन क्या है, चीजें अगर आइडेंटिकल आने लग जाएं तो उनका परमुटेशन क्या होता है, और लीनियर के अलावा अगर हम सर्कुलर में अरेंज करने लग जाए तो उनका परमुटेशन क्या होता है। सर्कुलर के केस में अगर चीजें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होने लग जाए तो उनका परमुटेशन क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ये चैप्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जिसने भी ये वीडियो देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं उसको आज ये जरूर समझ आ गया होगा कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होता है। ये सारी बातें उसको जरूर समझ आई होंगी। आपको समझ आई हैं तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो अपने आसपास वालों से शेयर करो। सबको हक है कि उनका बेसिक स्ट्रांग हो, उनको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छे से कोई उनको गाइड करे, उनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि चीज़ें डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, मेरा ये मानना है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आने वाले मास्टर क्लास में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।